अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान करीम। हम आज फिर दोबारा ऑनलाइन हो गए हैं हमारे शो द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के साथ विद माय अमेजिंग गेस्ट। मेरे आज के गेस्ट इज द पायनियर इन कोचिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग इन पाकिस्तान। He is the author of 5 books on personal improvement and leadership. He is a senior consultant, executive coach, and lead facilitator at Carnelian. He also mentors young leaders at the School of Leadership. Mr. Kamran Rizvi. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum assalam, Wajiha. I'm very well. Thank you for having me. My pleasure, sir. My pleasure. And thank you for taking out time again and joining us again. We were all looking forward to it. So tell us a little about yourself. And I am so blessed कि मैंने जो टॉपिक चूज किया था वो आपसे बहुत अच्छी तरह रिलेट करता है। आपने उसके बारे में मुझे एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी सुनाई थी और मैं चाहूंगी कि आप मेरी ऑडियंस से वो भी शेयर करें। जी, और मेरे ख्याल से इस पूरे मौजू को कहानी से पहले मैं चाहूंगा कि रिलेशनशिप्स जो हैं, अगर आप उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें तो फिर कुछ रह नहीं जाता। अगर आपको तरक्की मिली है या आपका कोई काम था जो कि बहुत ही अच्छा गया और आप घर आते हैं और कोई है नहीं घर में, या आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और उनको बता नहीं पाते, तो एक अकेलेपन का एहसास होता है। वो जो खुशी है वो गम में तब्दील हो जाती है जब आप शेयर नहीं कर पाते। तो जिंदगी के हर शोबे में रिलेशनशिप्स बहुत काम आती हैं, प्रोफेशनल, सोशल एंड फैमिली कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इसमें एक रिलेशनशिप जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं वो है अपने साथ। बिल्कुल। खुद के साथ जो ताल्लुक है वो कितना जरूरी है, और अगर मैं खुद के साथ कमजोर ताल्लुक रखूंगा तो मैं फिर बहुत खतरों के बंद गलियों में जाऊंगा। तो ये एक पहलू था। मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स इज द बेसिस ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। अगर आपको लीडरशिप की बात करनी है तो वो रिलेशनशिप से होती है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है वो रिलेशनशिप से होगा। और अगर रिलेशनशिप्स कमजोर हो जाती हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना गम, कितनी तकलीफ होती है। तो इज्जत, सेहत और खुशी, ये 3 इनाम हैं अच्छे रिलेशनशिप्स के। और उस रिलेशनशिप को अगर हम नहीं समझेंगे अपने साथ और दूसरों के साथ, तो फिर हम बहुत खसारे में रहते हैं। तो ये तो एक पहलू था जो मैंने कहा बताऊं। अब ये जो कहानी है ना, तो इस कहानी के पीछे मैं ये जरूर कहूंगा कि हर इंसान एक किताब है। मैं एक किताब हूँ, वजीहा आप एक किताब हैं। किताब में इत्तला होती है, मुझ में भी इत्तला है, आप में भी है, और जो हमारे नाजरीन हैं वो भी एक किताब की मानंद बैठे हुए हैं और इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं। और किताब में जो इत्तला होती है उसमें बाब भी होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो शुरू के 5 साल अगर आप ले लें, चैप्टर 1, और इसी तरह से अगर आप सिलसिला चलाएं, तो मैं शायद 12वें चैप्टर में हूँ अपनी जिंदगी के। और टुडे इज द ईव ऑफ माय बर्थडे। तो मैं चाहूंगा कि सारे के सारे हैप्पी बर्थडे। माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, आई विल बी टर्निंग 28 इंशाल्लाह टुनाइट। तो हैप्पी 28th बर्थडे। बिल्कुल। तो ये एक सिलसिला है जिसके अंदर किताब वाला जो सिलसिला है, तो इसमें एक एक्सरसाइज मैंने की थी ब्रैडफोर्ड में, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्कूल के प्लेटफॉर्म से। आई वाज रनिंग अ सेशन ऑन लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप। तो उसमें हमने पार्टिसिपेंट्स को तकसीम कर दिया था पेयर्स में, और पेयर्स से ये कहा था कि भाई आप एक दूसरे को किताब तस्वुर करें और आधा आधा घंटा एक दूसरे को पढ़ें। और पढ़ने के बाद आप, अगर शख्सियत किताब है तो उसको क्या उन्वान देंगे, और सवाल ऐसे पूछिएगा जिससे उनके जौहर निकले। अफर्मेटिव इंक्वायरी, कीड़े नहीं निकालने हैं, उनके हाइज एंड लोज को जानना है और ये देखना है कि वो आज जिस मकाम पे हैं वो किस तरह, किन मराइल से गुजर के पहुंचे। तो मेरे जो पार्टनर थे उनका नाम था गाय विल्किंसन, और वो आर्च डीकन ब्रैडफोर्ड के थे। उन्होंने मुझे पढ़ा, मैंने उन्हें पढ़ा। उन्होंने मुझे पढ़ने के बाद कहा कि इफ यू वर अ बुक कामरान, देन योर टाइटल वुड बी दी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। और इसके पीछे जो कहानी है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। हाँ जी, ये इसके पीछे कहानी है। तो ये अगर देखा जाए तो ये मेरी जिंदगी की कहानी भी है एक तरह से। और मैंने हज किया था 85 में, और अल्लाह को पाया था ग्लासगो में 1987। क्योंकि जब इंसान मौत के दहाने खड़ा हो और डिप्रेशन का बहुत शिकार हो और
उसको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना दुश्वार हो जाता है जिंदगी में। तो आई रिमेम्बर कि आई टर्न टू गॉड एंड ही हेल्प मी। मैं गिड़गिड़ा के अल्लाह की तरफ रुजू हुआ और मैंने कहा कि भाई मुझसे तो नहीं होता, तू ही बता। एंड उस आधे घंटे के सिलसिले में मैंने फिर हार मान ली और मैं सो गया, और जब उठा हूं तो वो सारे जो काले बादल छाए हुए थे गायब हो गए। आई फेल्ट वेरी लाइट, और मुझे एहसास हुआ कि वो जो मुझे पहाड़ लग रहा था वो अब हाईवे है। तो ये जो सिलसिला था, इससे कुर्बत जो है और अल्लाह की ज़ात पे ईमान, that gave me the sense कि I am very dependent but on him. And जब अल्लाह की ज़ात पे बंदा डिपेंड करता है तो he never lets you down. He is with you, he is with me, he is with everyone on this planet. बशर्ते कि हम उस ज़ात से रुजू करें। और इंडिपेंडेंस जो है वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है, उसका मफहूम मैं बता देता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टॉर्ट द वर्स। वो एक सजदा जो तुझे लगता है गिरा, भारी लगता है ना, दैट वन सिजदा देता है हजारों सिजदों से निजात। तो अब अगर देखा जाए तो ये शेर हमें गाइड कर रहा है, जिस तरह तुमने को डिपेंडेंसी की एक बात की, रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंस है और इंडिपेंडेंस भी है। एंड इनको हम डिस्कस करेंगे एज यू प्रोसीड, बट मैंने कहानी की ये बताना बहुत जरूरी है बिकॉज इसके पीछे द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह इस मौजू पे किताब भी लिखूंगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। लेकिन आप लुक फॉरवर्ड टू योर बुक। तो फिर मैं रह जाऊंगी। नहीं, मैं इस पे नहीं लिख रही, मैं किसी और चीज पे लिख रही हूँ, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। जी सही। तो माय डियर ऑडियंस, आप लोग चाहें तो अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हम लोग उनको यहाँ पे शेयर करेंगे। मेरे पेज से डायरेक्टली अगर आप देख रहे हैं तो आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस मेरे पास इस पर आई कैन व्यू। आज का टॉपिक है हमारा द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वी विल बी फोकसिंग ऑन इंडिपेंडेंस, को डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इंडिपेंडेंस इज द फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज योर ओन लाइफ, मेक योर ओन डिसीजंस विदाउट नीडिंग हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स। सो सर, आपके ख्याल में व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इज इट द सेम एज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? देखिए, इंडिपेंडेंस आई सी इट ओनली फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ सुनो सबकी करो अपनी। एक कहावत है, आपने इसके बारे में बहुत दफा सुना भी होगा कि वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट, कि हम किसी की कही हुई बात पर अंधी तकलीद ना करें। और when we follow people blindly, we go into a blind alley. It is very important कि हम जब भी कोई फैसला कर रहे हो तो आजाद ख्याली, आपने सुना होगा, आजाद ख्याली is what enables an individual to be himself or herself in a very responsible and a very considered and a balanced way. तो independence जो है, that is a very beautiful state to be in, and it also recognizes that not only do I have this independence, others also must either have it or experience it for themselves, because it allows you to live a life of your choosing in a manner which does not violate the rights of others. True. ये बड़ा मुझे लगता है कि एक हसीन पहलू है। और जब भी मैं किसी शख्सियत से मिलता हूँ और वो अपने इजहार राय जो है बहुत ही एतमाद के साथ कर रहा होता है, होमवर्क करके कर रहा होता है, तो मजा आता है कि यार द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी साउंड फुटिंग। तो इंडिपेंडेंस का जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है, और उसका नेगेटिव पहलू भी है, और वो नेगेटिव पहलू टर्न्स इनटू डॉगमा एट टाइम्स। एंड डॉगमा ये है कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, एंड जो कुछ मैं जानता हूँ सही है, बाकी जो दूसरे कह रहे हैं, जो यू नो यू आर आइदर विद मी और अगेंस्ट मी वाली, अगेंस्ट मी, ये डॉगमा में शुमार हो जाता है। तो आई डोंट थिंक दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। अगर उसको पॉजिटिव हवाले से लिया जाए तो आजाद ख्याली में आप सब जरूर सबकी राय लें, लेकिन जो फैसले करें उसको ओन करें, उसकी जिम्मेदारी लें, और ये ना कहें कि भाई मैं क्या करता, उन्होंने कहा था तो मुझे ये करना पड़ेगा, ऐसा ना हो। तो दैट इज इंडिपेंडेंस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। बिल्कुल सही।
और अपने फैसलों की अकाउंटेबिलिटी खुद लेने से एक्चुअली जब आप व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, तो अपनी अकाउंटेबिलिटी के डर से भी, खुद की अकाउंटेबिलिटी के डर से भी यू टेक वाइज चॉइसेस, यू टेक वाइज डिसीजंस। जब आप हमेशा डिसीजन ये सोच के लेंगे कि मैंने किसी और को इसके लिए ब्लेम करना है, तो इट वोंट हेल्ड यू अकाउंटेबल एंड इट वोंट बी फ्रूटफुल टू यू। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक ये सवाल आ गया हमारे पास इंडिपेंडेंस पे, रीमा खान का। ये कहती हैं, वन थिंग दैट मेक्स यू इंडिपेंडेंट। कोई एक ऐसी चीज जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती हो, और एक चीज दैट मेक्स यू डिपेंडेंट, अगर आप बता सकें। अच्छा देखिए, अब ह्यूमन नेचर को हमें समझना है, और ना सिर्फ ह्यूमन नेचर को, लेकिन जिबिलत, जिसको उर्दू में कहते हैं। जब मैं जिबिलत का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, लोग कहते हैं ये तो बड़ी शकील उर्दू बोल है। और साथ ही साथ आपको लॉज ऑफ नेचर को भी समझना है, जो कि नफ्सियात को गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस एज ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद नीड्स। हमारे अंदर कुछ ऐसी कंपल्शंस होती हैं जिनको हमें जानना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। तो जो डिपेंडेंस है, that dependence, and that is why when God created us, he ensured that he provides guidance to us as well. He didn't just send us to this planet. He knows what we are, what our frailties are. और ये रमजान का महीना जो है, अगर आप मुझसे पूछें तो I mean, it is an ideal opportunity to reset, reflect and reboot and come out a better human being at the end of the 1 month period, जो हर साल आता है, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को ना खोएं। इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस, फॉर एग्जांपल, नीड है प्यास, नहीं पीना। नीड है भूख, नहीं खाना। नीड है कि उसको सुनाऊं, नहीं सुनाना, नहीं सुनानी। नीड है कि कोई गलत बात कर रहा है, उसको ना सुनूं। तो इन नीड्स पे हावी होना जो है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग योर इंडिपेंडेंस ओवर योर बीइंग and telling your being that I am the one who decides what is to be done. You may want anything, you may need anything, but you will have it when I decide. So ये तो एक independence है, and this independence comes from dependence on the creator and the laws of nature. अब अगर आप हवाई जहाज को देखें उड़ते हुए, तो आपको दोनों के जवाब मिल जाएंगे। एक हवाई जहाज जो है, उड़ तो रहा है बड़े शहाना अंदाज से, 700 टन, flying at the speed of a bullet coming out of a gun, right? At 30,000, 40,000 feet above sea level. How is that independence achieved? Through dependence on the laws of nature. अगर एरोडायनामिक्स के लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करेगा जहाज, तो स्टॉल करेगा, उसका एटीट्यूड टेढ़ा होगा, वो क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंस भी है, और जब आप कुदरत के कवानीन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर आपको वो आज़ादी मिलती है। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी, आज़ादी पाबंदी की मोहताज है। यू कैन नॉट बी फ्री इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। तो वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज गवर्निंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एंड वी डिपेंड ऑन देम इन ऑर्डर टू अराइव समवेयर। तो मार्स पे जो इंसान पहुंचा है या चांद पे पहुंचा है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? ऑन द राइजिंग एंड द सेटिंग ऑफ द मून, द कॉस्मोस एंड द पैटर्न्स विद इन दैट, एंड द प्रिसिशन दैट यू फाइंड इन द यूनिवर्स। और उसके तहत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके इंसान कहां से कहां पहुंचा। तो ये डिपेंडेंस भी है और इंडिपेंडेंस भी है। जबरदस्त, ब्यूटीफुल। इन्होंने इसी के साथ एक और सवाल भी कर लिया, ये मुझे बड़ा पसंद आया। डू यू थिंक इंडिपेंडेंस इज अ प्रिविलेज? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है वैसे ये। It is a blessing. I wouldn't call it a privilege at all. Yes. It is a blessing. We are all given this potential to find that inner voice which we need to nurture and bring out and express in a very responsible manner. तो ये एक नेमत है, मैं इसको privilege बिल्कुल नहीं समझता, because जहां आपने लाइफ को भी प्रिविलेज समझना शुरू कर दिया, तो इट्स नॉट वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव अर्न्ड, यू वर बोर्न विद इट। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इन लाइफ इज टू डिस्कवर इट विद इन अस एंड ब्रिंग इट आउट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल, और एक लॉजिकल वे में, कि वो लोगों के लिए हार्मफुल नहीं हो। बिल्कुल।
सही। अच्छा, अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने कोट पढ़ा उस दिन कि ऑल हैव देयर वर्थ एंड ईच कंट्रीब्यूट्स टू द वर्थ ऑफ द अदर्स। इट्स सेड बाय J.R.R. टोल्कियन इन द सिमिलेरियन। और इन माय ओपिनियन एज वेल, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस के साथ कहीं ना कहीं डिपेंडेंसीज अटैच्ड होती हैं। हमारे हर डिसीजन पे कोई ना कोई किसी ना किसी पे मुनहसर कर रहा होता है या कोई ना कोई उससे इफेक्ट हो रहा होता है। तो बिल्कुल हम लोग, मुझे ये फील होता है और आई थिंक दैट्स ट्रू कि हम वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड व्हाट that's what helps our society function smoothly. तो बिल्कुल। आपके ख्याल में what is an interdependent society and can we become independent and interdependent at the same time? I feel that when two independent individuals come together with a desire to cooperate, that is when they recognize that they need the other's contribution in order to achieve their own goal. और ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम पैदा किया, अगर आप गौर करें, nations depend on each other. The whole economic cycle and the system across the globe is very interdependent. अगर अमेरिका की इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में जाती है तो दुनिया जो है वो रिसेशन में जा सकती है। तो वी आर ऑल वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जैसे हम अभी ये गुफ्तगू भी जो कर रहे हैं, वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी and we are independently expressing our opinions on a channel which is giving us access to thousands if not millions of people. And ये जो एक कुदरत का निज़ाम है, it is based around this principle of contradictions. और contradiction एक ऐसा amazing पहलू है कि there are two realities that when you bring them together they do not they negate each other actually. मैं एक मिसाल देता हूँ कि इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ये दो एक दूसरे की जिद में है ना, लेकिन जब ईगो से पाक हो जाते हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से, अगर आप देखें, आई एम इंडिपेंडेंट बट आई एम humble. I recognize that alone I can achieve nothing. True. I know that together I can achieve a lot. And the day I respect the independence of others, I will be interdependent, and that interdependence becomes very healthy because it is two independent, complete individuals coming together to achieve a common goal. And that common goal is what makes us interdependent. और अगर आप क्रिकेट में देखें, और congratulations, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को वाकई बहुत ही है। तो अगर एक बॉलर अपनी बॉलिंग कराता है और एक कैच हवा में उड़ता हुआ आए और वो फील्डर कैच ना करे, हाँ, तो अब बॉलर की परफॉर्मेंस फील्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब बाउंड्री पे चली गई बॉल, और वो क्यों गई? क्योंकि फील्डर तवज्जो नहीं दे रहा था, बॉल उसके हाथ से स्लिप कर गई, तो वो रन्स दे दिए। तो फॉर अ बॉलर टू परफॉर्म वेल, ही नीड्स टू एंड डिपेंड ऑन ऑन हिज टीममेट्स। एंड लाइकवाइज अगर आप देखें, कोच बेशक वो अपनी टीम को कोच कर सकता है, लेकिन जब मैच हो रहा होता है वो बैठा होता है पवेलियन में एंड सिर्फ नाखून काट रहा होता है, नहीं अब क्या करेगी। तो this is the dependence and the independence that you want, because a batsman who is at the crease has to make his choices independently, and at the same time he is also very dependent on the partner at the other end, because run out कितनी आसानी से हो जाता है। बिल्कुल। ये पहलू ऐसे कमाल के हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शंस जब होती हैं, जैसे लाइटर देन एयर कैन फ्लाई, हेवियर देन एयर कैन फ्लाई। अगर आप फ्रीडम चाहिए तो आपको डिसिप्लिन होना होगा, अगर आप मर्तबा चाहते हैं तो आपको अपने आप को जीरो करना होगा। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं दुनिया में, अल्लाह ताला ने ये कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा किए हैं ताकि हम इससे सवाल पैदा हो। सवाल तो पैदा होते हैं ना, जैसे सोहेल वराइच कहते हैं ये तो खुला तजाद है। क्या ये खुला तजाद नहीं? हाँ, और खुला तजाद जब होता है तो सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है तो लर्निंग शुरू होती है, जब लर्निंग शुरू होती है तो फिर हमारी जहन की खिड़कियां खुलती हैं, फिर हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, और फिर हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होते हैं, और जब वो ताल्लुकात बेहतर होते हैं मजबूती आती है। तो एक कहावत है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, एंड इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर।
और जहां गो टुगेदर की कहानी आई, इंटरडिपेंडेंस शुरू हो गई। एंड आई फील दैट दिस इज हाउ एनीथिंग एंड एवरीथिंग वर्क्स। अगर आप हवाई जहाज में पायलट को देखें, पायलट खुद मुख्तारी से जहाज थोड़ी उड़ा रहा है, उड़ा भी रहा है, इंडिपेंडेंट भी है, बट उसको कंट्रोल टावर बता रहा है कि अब तुम कहाँ, किस ट्रेजेक्टरी से आओ, किस एल्टीट्यूड पे आओ, कब अपना लैंडिंग गियर नीचे करना है या जो भी है। और फिर वो डिपेंडेंट है ऑन द सॉफ्टवेयर इन द कॉकपिट, सारी चीजें। तो everyone is there completing the story. We are all part of a huge jigsaw puzzle. और तुम, मैं और हम सब जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में तस्वीर को मुकम्मल कर रहे हैं। We cannot exclude, we cannot. That's why कहा जाता है कि हमें सबको एहतराम की नजर से देखना है, और बेशक सोच में इख्तिलाफ हो, लेकिन एहतराम से हम फारिग कभी भी नहीं हो सकते। एंड इस सिलसिले में रिलेशनशिप्स के अंदर जरूरी है कि देखो, यू डोंट हैव टू लाइक योर बॉस, यू डोंट हैव टू लाइक योर कजन, बट यू मस्ट रिस्पेक्ट देम। Respect is a universal responsibility. Liking and disliking is a personal choice. And that's where independence. बिल्कुल। और इंडिपेंडेंस, मैंने देखा है कि लोग इंडिपेंडेंस को ज्यादा रिलेट इससे करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेना, बड़ी बड़ी डिसीजंस और बड़े बड़े चॉइसेस से। इंडिपेंडेंस, जैसे आपने बीच में एक बहुत प्यारी बात की थी कि अपनी ईगो से निजात भी इंडिपेंडेंस है। ठीक है, अपनी ईगो से निजात मेक्स यू एक्चुअली में इंडिपेंडेंट। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, उनसे निजात मेक यू इंडिपेंडेंट। लाइक एक छोटी सी ही बात, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम हर वक्त सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, इज नथिंग, जस्ट अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। सही, इन सब चीजों से निजात भी एक्चुअली इंडिपेंडेंस है। और ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सोसाइटी के नॉर्मल और इंटरडिपेंडेंट होके फंक्शनल होने के लिए। मैम, आपने जो कहा बिल्कुल वजीहा सही कहा, बिकॉज इसमें अगर आप गौर करें, इफ वी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर बायसेस, तो एंड इफ वी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर डाउट्स, इफ वी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर prejudices, तो imagine relationships will hit rock bottom. And it's very, very important that we free ourselves from the limiting beliefs and biases and the pollution and the ego, and the ego itself. ये बहुत ये जो ब्रेन फॉग हमारी ईगो ने भी कंटेन की होती है ना हमारे दिमाग के अंदर, वो भी हमें इंडिपेंडेंट होने नहीं देती। तो सिर्फ बड़ी चॉइसेस, बड़े डिसीजंस या अकेले रहना ही इज इंडिपेंडेंट नहीं है। इंटरडिपेंडेंट होते हुए टू मेक राइट चॉइसेस, मेक राइट डिसीजंस एंड डू नॉट बी ईगोइस्टिक, दैट्स मोर ऑफ लाइक एन इंडिपेंडेंट थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और बेनिफिट्स, उस दिन मैं देख रही थी कि बेनिफिट्स इंडिपेंडेंस के या इंटरडिपेंडिंग सोसाइटी, जो कि एक प्रॉपर फंक्शनल सोसाइटी होती है, उसमें ये होता है कि आपको एक तो कोलैबोरेशन से काम करके इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप होते हैं आपके, आपका अपना वर्कलोड लाइटर होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्होंने अपना सारा काम खुद करना होता है एंड वो बेचारे, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। तो और किसी के साथ काम करने में आपको सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि कुछ लोग वाकई दे आर फुल ऑफ नॉलेज, सो यू एक्चुअली लर्न अ लॉट कि और लोग कैसे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर अगर मैं ताकि एक समरी भी बन जाए कि डिपेंडेंट हमें होना है, लेकिन कुदरत के कवानीन पे, रिलेशनशिप्स में नहीं होना है। ये बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल से, कि अगर हम डिपेंडेंस की बात करते हैं, टोटल डिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, तो वो सिर्फ कुदरत के कवानीन ऑन द हायर लॉज और द क्रिएटर, जो भी आपका अकीदा है, तो जो चीज आपको बिट्रे नहीं करेगी उस पे आपको टोटली डिपेंडेंट होना है। और फिर आप आते हैं इंटरडिपेंडेंट की तरफ, क्योंकि डिपेंडेंस में आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी जो बुनियाद है वो बड़ी ठोस है। जब ठोस बुनियाद पे आप कदम रखते हैं, यू आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर लॉ व्हिच गवर्न्स एवरीथिंग, then you have that confidence and the independence to proceed and engage in relationships to become consciously interdependent. Beautiful. Very well summed up. Thank you so much. अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअली इट्स मोर अबाउट बीइंग कोडिपेंडेंट, कि हम लोग क्योंकि एक वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, हम लोग बहुत ही क्लोज नेट फैमिलीज में रहते हैं, हमारे ऊपर बहुत फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
ठीक है, तो जी इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक को डिपेंडेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे होते हैं। आपके हिसाब से या आप कैसे देखते हैं, हाउ डू यू सी को डिपेंडेंसी? इज इट लाइक एन अनहेल्दी ट्रेट और अ हेल्दी ट्रेट? जी बिल्कुल, इसको मैं रिसर्च भी कर रहा था जब हमारी अर्ली गुफ्तगू हुई, और मैं यहाँ पर एक पैसेज छोटा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट को डिपेंडेंसी इज सीकिंग लव बेस्ड फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इनएडिक्वेसी। अब आप अगर इन दो अल्फाज पे गौर करें, इनसिक्योरिटी एंड इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी, मैंने अक्सर मुझसे जब लोग मिलते हैं वर्कशॉप के बाद, वो सर ये बताएं मेरे अंदर कौन सी कमी पाई आपने। तो ये जो कमी पाई वाला जो सवाल है, दिस इज स्टेमिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। और ये जो एक और लोग सवाल पूछते हैं कि सर देखिए ना, कंपनी में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, पता नहीं मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, दैट इज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अब ये दो जो बहुत ही अहम इमोशंस हैं जो हम सब फील करते हैं एट सम पॉइंट और द अदर, अगर हम इसको एड्रेस ना करें, रिकग्नाइज ना करें, तो फिर को डिपेंडेंट पर्सन लुक्स टू देयर पार्टनर और द ऑर्गेनाइजेशन टू और रिपेयर द देयर लीडर सेल्फ, मैनेजर। हाँ, to repair their self-esteem, alleviate their pain and complete their inner emptiness. तो अगर हमारे ताल्लुकात इतने सेल्फिश हैं कि हम अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको पूरा कर रहे हैं दूसरे के तहत, तो फिर वो ताल्लुक जो है वो को डिपेंडेंसी में शुमार होता है, एंड इट एक्चुअली इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, बिकॉज मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। बस आपने ये कहना है और आपने उस रिलेशनशिप में जहर डाल दिया, मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ, आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट यू। यस, आई मीन ये पोएटिक तो है, और आपने इंडियन गाने बहुत से सुने होंगे, और हमारे यशराज मूवीज। जी जी, और फिर वही 70s का भी एक गाना है, वहीद मुराद एंड जेबा, जो एक्ट्रेस थी, अकेले ना जाना मुझे छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा जिएंगे, थैंक यू वेरी मच। These are codependencies, and I think subliminally also some of the media have caused and created this condition, which I feel is very unhealthy. It is natural, we feel it, but to address it, to recognize it, and then to address it, very important. और इसके लिए कुछ strategies हैं जो हम बाद में discuss भी कर सकते हैं. And there are some traits जो सुन रहे हैं वो शायद जानना चाहेंगे अपने लिए कि भाई, am I in a codependent, do I have those characteristics of a codependent relationship? तो इसमें एक है placing blame on each other. जब हम एक दूसरे को इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, that is a sign of a codependent relationship. दूसरा है not respecting boundaries. कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे बात कर रहे थे, उससे इस तरह क्यों किया. तीसरा है excessive people pleasing. आइए तशरीफ रखिए, नहीं मैं आपके लिए चाय ला. Excessive, I mean, you can tell कि मजा नहीं आ रहा. हाँ, भाई प्लीज गिव सम स्पेस. हाँ, वो excessively नहीं, आप बताइए, आपके लिए सब कुछ है. फिर reacting versus responding. तो हर चीज पे एक रिएक्शन बगैर सोचे. रिस्पॉन्ड का मतलब है कि भाई एक चीज हुई, आपने उस पर गौर किया और मुनासिब रद्द अमल पेश किया. और रिएक्शन क्या है, वो आदत के तहत आपने जो आपके बिलीफ सेट है, आप फौरन से आपने उन्होंने थप्पड़ मारा, आपने 2 रसीद कर दिए. ऑटो पायलट पे चल रहे हैं आप. ऑटो पायलट पे चल रहे हैं. फिर अनहेल्दी कम्युनिकेशन, जिसमें गाली गलौच और गलत अल्फाज का इस्तेमाल. कहते हैं कि हाथ और जबान ये 2 बहुत खतरनाक हथियार होते हैं. I mean, हाथ से कभी किसी को मुंह पे थप्पड़ ना मारो, और साथ ही साथ ये जबान से कोई ऐसी बात ना कहो कि जिससे किसी की दिल आजारी हो. बिल्कुल. और जबान मेरा ख्याल है हाथ से ज्यादा खतरनाक है. इट इज वेरी वेरी डेंजरस. एंड मैंने ये देखा है कि बेलगामी इतनी है आम हमारे मुआशरे में, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर और बहुत से लीडर्स हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जरूरी है कि हम अल्फाज का भी इस्तेमाल बहुत ही जिम्मेदारी से करें, बिकॉज जबान और हाथ ये 2 ऐसे आले हैं. जो मुसलमान के बारे में तो ये कहा जाता है कि एक अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से कोई खतरा नहीं है. देयर इज नो डेंजर. You feel safe in the company of a मुसलमान, theoretically. और फिर मैनिपुलेशन के इसको यहाँ से खींचो, इसको वहां से ये कह दो, और फंसाना किसी तरह से, जो एक होता है ना, जलेबियां बनाना, इमरती बनाना.
एंड डिवियस होना, तो वो मैनिपुलेशन होती है रिलेशनशिप में। और हुक्स एंड स्ट्रोक्स आपने सुना होगा, वो जो आई एम ओके यू आर ओके की जो बात करते हैं ऑथर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में, तो उसके अंदर भी आपने देखा है कि हाउ वी कैन गेट इनटू अ वेरी मैनिपुलेटिव अरेंजमेंट एनवायरनमेंट, डिफिकल्टीज विद इमोशनल इंटीमेसी, हम खुलते नहीं है एक दूसरे के साथ। अगर डिपेंडेंसी है तो डर ये होता है कि यार अगर मैंने ये बताया तो ये रिश्ता टूट जाएगा। बिल्कुल। तो people don't open up to each other, they don't become vulnerable to each other, they don't feel They're scared safe in the relationship. they're actually scared in the relationship। और फिर मतलब मैं controlling उस दिन, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मगर मुझे एक बात याद आ गई। मैं उस दिन किसी से बात कर रही थी और उन्होंने किसी को कुछ अपने स्पाउस को कुछ बताना था, एंड दे वर लाइक वो तो मर ही जाएंगे। मैंने कहा देखें प्लीज, ऐसा नहीं होता, कोई किसी के बगैर पहले तो मरता नहीं है, और अगर आप सच बोलेंगे तो कोई नहीं मरेगा। तो ये चीज जो एक डर होता है ना, तो और फिर दूसरों की तरफ से खुद ही अज्यूम कर लेना, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड अगर हम चले तो फिर कंट्रोलिंग एक्शंस, तुम मुझे बता के जाना, पहुंच जाओ तो मुझे बताना, यू नो। तो और आजकल तो इंटरनेट के जमाने में लोग कहते हैं लाइव लोकेशन शेयर करो भाई। ये दिस इज कॉल्ड यू नो माइक्रो मैनेजिंग आल्सो, कंट्रोल फ्रीक्स। हाँ उफ अल्लाह, ये हो गया, मैंने अभी काम दिया था और बस हर 2 मिनट के बाद अब कहाँ पहुंचे, अब क्या कर रहे हो। जी बिल्कुल, These are all signs of codependency। और फिर लो सेल्फ एस्टीम ऑफ वन और बोथ पार्टनर्स, यानी कि खुद पे एतमाद ही नहीं है, खुद पे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब हम, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इट्स नॉट, मैं कहूँगा कि ये सारे जो मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, दे आर देयर इन ऑल ऑफ अस टू अ हायर और लेसर डिग्री। इट इज ओनली टू बी रिकग्नाइज्ड। और अगर हम इसको पहचान लें कि ये चीज है क्या, तो फिर उधर से आगाज होता है बेहतरी की तरफ का। बिल्कुल। और इमोशनल, मेरा ख्याल है इमोशनल डिपेंडेंसी जहां आप उसको आइडेंटिफाई कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इमोशनल रेगुलेशन स्टार्ट करें, अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट करना सीखें कि मुझे इस इमोशन को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना है। इसमें मैं अगले को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं अगले को इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, लिबरेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स के साथ रह रहे हैं बेचारे। मतलब हर इंसान के कुछ राइट्स भी होते हैं, अगर आपके हुकूक हैं तो अगले के भी कुछ राइट्स हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और ये कोडिपेंडेंसी, देयरफॉर आपका जो सवाल था, इज इट हेल्दी रिलेशनशिप और एन अनहेल्दी वन, आई थिंक इट इज अनहेल्दी इफ नॉट एड्रेस्ड, इफ वन इज ब्लाइंड टू इट। हाँ, अगर एक्नॉलेज करने दोनों कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं बेख्याली में, बस वहां से मेरे ख्याल से वो कोडिपेंडेंसी देन बिकम्स gradually transforms into interdependence, and it requires sometimes professional help, at other times just being much more open and trusting of each other and to accept। और मेरे लिए वो ब्रेनी ब्राउन, आपने उनको बहुत दफा सुना भी होगा, शी इज माय वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स, एंड वो ये कहती हैं कि भाई यू आर इम्परफेक्ट, एक्सेप्ट इट। ओह यस। मैंने उस दिन इम्परफेक्शन पे एक आर्टिकल लिखा था और मुझे किसी ने बोला कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, परफेक्शन इज पॉसिबल। मैंने कहा नहीं जी, परफेक्शन इज अ मिराज, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह मियां की जात है। जिस दिन आप परफेक्ट हो गए तो उस दिन तो आप खुदा बन जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपके परफेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, जरूरी थोड़ी है मेरे परफेक्शन के वही पैरामीटर्स हों, तो हर एक के परफेक्शन के पैरामीटर्स भी डिफरेंट हैं। तो परफेक्शन, यू डोंट नो व्हाट इज परफेक्शन, यू जस्ट अज्यूम दैट यू नो व्हाट इज परफेक्शन। बस परफेक्शन के बारे में एक चीज जरूर मैं कहूंगा, मेरी राय जो है इस सिलसिले में, और जाविये हम सबके पास होते हैं, एंड आई फाइंड दैट व्हेन आई मीट 20 पीपल और 10, देन देयर आर 11 पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज़ एक मेरा होता है और एक 10 लोगों का होता है। अब हम दोनों का जाविया है, और अगर 20 25 40 लोग सुन रहे हैं तो यहाँ पर उनका भी होगा, उतने जाविये हैं। तो मुझे आपने दावत दी है तो मैं अपना एक जाविया जरूर पेश करूं। परफेक्शन जो है मेरे हिसाब से इट्स यू नो परसूट ऑफ एक्सीलेंस। कोशिश में हम होते हैं कि बेहतर से बेहतर से बेहतर, ये ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे भागते रहो, बस पहुंचोगे नहीं। लेकिन उसके चक्कर में आप माजी के हाल से बेहतर होते चले जाएंगे। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है उसके लिए परफेक्शन को परसू करना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस।
क्योंकि अगर आप कोई खत बना रहे हैं और आप भेजना चाहते हैं और आप कहते हैं नहीं यार इसकी नोक पलक अभी सही नहीं हुई, इस सेंटेंस को ऐसे आप सुबह शाम कर देंगे, वो खत नहीं निकलेगा। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि भाई बी टेक्निकली करेक्ट बट डू नॉट लेट परफेक्शन कम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। क्योंकि यस परफेक्शन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप उसको परसू करें, क्योंकि आप यू विल इम्प्रूव इंक्रीमेंटली, बट यू नेवर रीच इट। इट्स अ गोल दैट यू नेवर रीच बट यू परसू। एंड यस एक्सीलेंस का जो पहलू इसके अंदर आता है वो यही है कि इट्स अ वेरी डायनामिक स्टेज एंड इट्स नॉट अ फाइनल स्टेज वेयर यू रीच, यू बिल्कुल die pursuing it. That is how I see perfection. परफेक्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, हम इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि कोडिपेंडेंसी से ही रिलेटेड है। ये फिर अगेन रीमा खान का है। शी इज सेइंग कि व्हाट लीड्स पीपल इनटू कोडिपेंडेंसी एंड हाउ टू डिफरेंशिएट वेदर वी आर कोडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। सम पीपल डोंट इवन रियलाइज द एक्सटेंट दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मेरा ख्याल है इसमें काफी आपने कवर कर लिया है विद ट्रेड्स जो आपने बताए। Yeah. And I just feel to simplify it, if I have this sense that I can't do without him or her, that is codependency. बस आप ये समझ लें, जितने लोग सुन रहे हैं, कि you can do very well on your own with other sets of relationships. You are not free, you are not limited to the relationship you're in right now. If you are not finding joy in that relationship, you've worked on it and you feel it's not working out, do not think that you're stuck in it. That's why no talaq जो है वो सबसे नापसंदीदा जायज अमल करार दिया गया है। और ये तलाक का जो लफ्ज है बहुत ही अजीब सा साउंड करता है, बट इट इज ट्रूली रिस्पेक्टिंग द नीड फॉर पीपल टू फ्री themselves from a situation that is messing their lives, not only for one person but for the other as well, and children are suffering in the process. So it is better to part and find a new partner rather than suffer in that relationship because you can't do without the other. और याद रखें, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। बेशक। और अक्सर औकात मैंने देखा है कि हजरात और ख़वातीन जब मैरिजेस जब होती हैं, तो sometimes women feel very vulnerable because they do not have either the education or the confidence to go out and work. They've never worked in their lives and they feel very dependent on the man to provide. And when you ask them, why don't you leave him? And their answer is, what will I do when मेरे पास घर पे सर पे छत नहीं होगी, वो मुझे निकाल देगा, फिर मैं क्या करूंगी? तो इस तरह की अज़ियत है, ये भी कोडिपेंडेंसी के कुछ असरात हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हर शख्स अपनी सलाहियत बढ़ाए, और आजकल वर्क फ्रॉम होम के अंदर इतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि वी ऑल नीड टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। वी हैव टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, एंड बेशक हम कम में गुजारा करना सीखें, लेकिन हमको अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तो हम कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहेंगे। सही। एक और सवाल आया है मिस्टर आमिर अवान का कि व्हाट अबाउट द डिसीजंस इन लाइफ, स्पेशली द डिसीजंस अबाउट मूविंग अहेड एंड मेकिंग प्रोग्रेस, इफ वन इज फोर्स्ड टू डू व्हाट इज ऑर्डर्ड बाय हिज पेरेंट्स, what can one do in this situation? For example, we have many cases in our country of the only child of parents and is forced to live with his parents and is forced to leave so many opportunities abroad which he found in his life just because the parents don't want him to move or want to live in their native place, where one doesn't, आई थिंक मुझे पूरा क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, लेकिन इन्होंने वही बात की है जिस तरह हमारी सोसाइटी को डिपेंडेंट है कि पेरेंट्स बच्चों पे रिलाई कर रहे होते हैं और बच्चे पेरेंट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, स्पेशली जब वो बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तो वो उनका शायद रिटायरमेंट फंड होता है और वो ऐसे सोचते हैं कि दे हैव टू रिलाई ऑन देम व्हेन दे ग्रो ओल्ड। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इसके पीछे कल्चर भी है, इसके पीछे ट्रेडिशंस भी हैं, इसके पीछे इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस भी है। एंड देखिए, सबसे पहली चीज हमें ये बिठा लेनी है अपने दिमाग में कि जब हम मरेंगे और पेश होंगे क़यामत के रोज, तो वहां ना माँ होगा, ना बाप होगा, ना भाई होगा, ना बहन, ना कोई दोस्त, कोई नहीं। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड, कि हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि
तुम्हारे साथ क्या हुआ, हमसे पूछा जाएगा तुमने क्या किया। पहली तो दिस इज द स्टेट ऑफ प्योर इंडिपेंडेंस व्हेन वी हैव टू आंसर फॉर आवर डीड्स। एक तो ये है, दिस इज द, कहते हैं ना, बेंचमार्क, द बेसलाइन। अब आते हैं इन द खचपच ऑफ लाइफ, द खचपच ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि, और हमें हिदायत मिली हुई है, कुरान में भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हमें मिसाल मिलती है। बिकॉज व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु took to his message were the young. And what happened was that these young kids would go back to their homes, and their parents were very traditional and they used to worship lots of gods and stuff like that. तो घरों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन आ रहा था जिसके अंदर डिपेंडेंस ऑन गॉड की तरफ बात हो रही थी, एज अपोज टू डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल, एंड को डिपेंडेंसी से निकालना था। Islam, in fact, took us out of codependency and gave us the sense of interdependence, a healthy community. ठीक है। अब हुआ जब कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए फैमिलीज के अंदर, और बच्चे कुछ कह रहे हैं, वालिदैन कुछ और, तो इसमें एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान किया कि बच्चों को, नौजवानों को, कि देखो, दो चीजें आप हरगिज कर नहीं कर सकते। एक तो वालिदैन से नाता नहीं तोड़ सकते, you cannot break your bonds with your parents. Number one. I mean, there is no option. They are your parents, they deserve your respect, and you cannot break your bonds. Second, you cannot be disrespectful to them. No matter what they say, what they do, you cannot be disrespectful towards them in your behavior or the choice of words. The third thing was कि अगर वो आपसे कुछ कहते हैं करने को, and it is in complete opposition to what you believe to be right coming from God, you are not obliged to follow them. You are not obliged to follow them, but you cannot break your bonds and you must remain respectful. तो अब आप इसमें गौर करें, इसमें भी कमाल की कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं निकाल दूंगा। बिल्कुल, मैंने बहुत से पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है, दफा हो जाओ यहाँ से, यू नो, अरे भाई क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पर नौजवानों को ये हिदायत मिली थी। तो अब इसको जहन में रखते हुए अब मेरी वालदा ने पूछा, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स के घर में रहता हूँ, ठीक है, तो अम्मी ने कहा कि बेटा जाओ अपना घर बसाओ, जो मर्जी। मैं कहा नहीं, आई एम हियर बाय चॉइस, आई एम नॉट हियर बिकॉज यू नीड माय टाइम एंड केयर एंड ऑल ऑफ दैट। मैं अपनी नीड्स की बुनियाद पर इधर रह रहा हूँ बिकॉज इट सूट्स मी टू बी विथ यू। एक तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ रहूँ, और दूसरी ये है कि इसमें कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है। अब मसला, बेटा कनाडा में था एंड ही वाज देयर फॉर 9 years एंड माय मदर लव्ड हिम, फर्स्ट ग्रैंडसन वाली कहानी। और साथ में 9 साल जब हो गए तो आप यकीन जानो वो खुद से अपनी बेगम और बच्चों को लेके इस्लामाबाद आता है और पाकिस्तान में सेटल हो जाता है। हिज ओन चॉइस। कोई इसके अंदर मैंने एज अ पेरेंट ये नहीं कहा कि बेटा देखो तुम वहाँ बाप अकेला है, तुम वहाँ हो, क्या ये जिंदगी है, आ जाओ, आई नीड यू। नाउ दैट इज कोडिपेंडेंसी। यस, राइट। Now he came out of his own free will. He wanted to be here and he is enjoying his time here and he leave out of his own free will. तो यहाँ पर मेरी गुजारिश है कि जो सिनारियो पेश किया गया है, पेरेंट्स को भी हिदायत की जरूरत है। बिल्कुल। Not to put their children in a situation where they are torn between their free choices and their obligations. अब औलाद का काम क्या है कि वो वालिदैन का ख्याल करें। अब वो किस तरह ख्याल कर सकते हैं? अब आपने मगरिब में देखा है फैमिली तबाह हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े हुए, 18 सुनते हैं और फिर वो जनाब निकल गए, और फिर क्रिसमस में हर क्रिसमस में मिलने, और जब पेरेंट्स बुढ़े हो जाते हैं उनको ओल्ड पीपल्स होम में डाल दिया और अपने ज़मीर को हल्का कर लिया कि भाई अब उनका केयर हो रहा है सब कुछ। तो आप केयर गिवर्स को देकर अपने पेरेंट्स से जान छुड़ा रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप तो नहीं रही ना, ये तो आपने एक होता है ना मुसीबत टालने की बात की। तो now comes the question, what kind of a relationship do we have with parents? Is it codependency or interdependence? Is it
being kind to them, because it's only fair to be kind to them, because they've been the ones who nurtured you to where you are. तो ungrateful होना और साथ में disrespectful हो जाना, मुझे लगता है कि ये भी family unit को तबाह करता है. And I have a feeling that the young have a responsibility to care for their parents, not because करना है, but because यही वो रास्ता है जिसमें तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिलेगा और फला. अब वो किस तरह आप केयर करते हैं, इसमें आप इन्वॉल्वमेंट देखें आपकी कितनी है. अब कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, बहुत अच्छे स्कूल भेज देते हैं और समझते हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया. आई एम सॉरी, आपने अपना फर्ज बिल्कुल नहीं पूरा किया. अच्छा स्कूल हो सकता है लेकिन वहां पर सोबत खराब हो सकती है. बिल्कुल. तो पेरेंटिंग से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. बिल्कुल. तरबियत वालिदैन के अलावा बच्चों की कोई नहीं कर सकता. और ये सिंपैथी एम्पैथी हम घर से सीखते हैं और फिर वो घर पे ही अप्लाई होती है. अगर ये आपने घर से नहीं सीखी हो और सिर्फ बाहर ही सीखी हो तो वो आप बाहर तो अप्लाई करेंगे, घर में अप्लाई नहीं करेंगे. और ये इम्तिहान है, ये जो सवाल पूछा गया है, तो बच्चे को कोडिपेंडेंसी से निकलना है उस बेटे को और इंटरडिपेंडेंस में आना है. इंडिपेंडेंट सोच में नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो लेकिन डिपेंडेंस ऑन द लॉज ऑफ नेचर. क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बदसलूकी करेंगे तो कल आपकी औलाद आपके साथ बदसलूकी करेगी. That is karma. That is the call. You reap what you sow. You reap what you sow. मुकाफाते अमल. बिल्कुल. सही. Respect your child's feelings and opinions. Put some enlightening comments, sir. ओहो. ये तो मेरे ख्याल से वजिया, this is your turn. ये तो इन है और I would certainly want to hear your perspective and then if I देखिए can. मेरे हिसाब से respect is both way. It's a two-way process. Parents when they give respect, they get respect, or especially children as well. They learn it from home. तो अगर मैं अपने बेटे को शुरू दिन से ही respect दे रही हूँ, then only I can expect it in return. अगर मैं पहले शुरू दिन से ही अपने बेटे से बदतमीजी कर रही हूँ, उसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, I cannot expect the same in return. तो स्टार्ट ये बचपन से ही होता है. ऑब्वियसली बच्चों के फीलिंग्स और ओपिनियंस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके फीलिंग्स और ओपिनियंस को हमें बचपन से सुनना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए और उनकी गलती को बजाय इसके कि पॉइंट आउट के ये गलत चीज है, उनके सही को भी एडमिट करना चाहिए. और कभी कभी पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं. तो ये चीजें बोथ वे, इट्स अ टू वे प्रोसेस. जब बच्चे बड़े हो जाएं तो दे शुड आल्सो नो कि ओके ठीक है अब हम अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें रिस्पेक्ट करना है अपने पेरेंट्स को. तो मेरे ख्याल में तो ये टू वे प्रोसेस है, रिस्पेक्ट और फीलिंग्स एंड ओपिनियंस के बारे में. अगर आपके घर में शुरू से ही एक माहौल है कि वो सुनी जाएंगी, उनके बारे में बात की जाएगी, उनके बारे में वैलिडेशन भी मिलेगी और अगर वो गलत हैं तो उनको घर से सही किया जाएगा. देखिए मेरे हिसाब से बच्चों को हर जगह गूगल अवेलेबल है, वो कुछ भी कहीं भी ढूंढेंगे और उसके बारे में ओपिनियन बना लेंगे. लेकिन वो एक ओपिनियन जो उन्हें मुझसे मिलेगा या मेरे हस्बैंड से मिलेगा, वो ओपिनियन एक ऐसा ओपिनियन होगा जो मेरी वैल्यूज, मेरे एथिक्स लेके चलेगा उनके अंदर. तो व्हाई नॉट इंस्टॉल दैट फ्रॉम होम और उनको ऐसे फ्री हैंड दे दें, आपके जाएं अपने ओपिनियंस फॉर्म करें, तो दे विल फॉर्म ओपिनियन. जरूरी नहीं है कि फिर वो आपके एथिक्स और वैल्यूज से मैच करें. और बिल्कुल आपने जो कहा ये इट्स टू वे एंड जिम्मेदारी बड़े पे होती है क्योंकि वो एक रोल मॉडल का किरदार अदा करता है और बच्चे जो हैं वो हमारा आईना होते हैं. तो जब अपने बेटी को मैं देखता हूँ, बेटे को देखता हूँ, तो मुझे अपनी शक्ल याद आती है. तो अगर कोई चीज मुझे ना पसंद है तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने भी कुछ किया है तो वो ऐसे हैं. बिल्कुल. तो इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि रिस्पेक्ट के पीछे जो एक और आला किस्म का ख्याल है वो ये है कि what do we mean by respect? Is it just courtesy and politeness in the way we interact with each other, or is it also being able to fully understand कि वो जो कह रहा है I may be totally off that, उसका नजरिया बिल्कुल मेरे नजरिए के 180 डिग्री बरक्स हो सकता है और मैं उसको बहुत ही सब्र के साथ समझने की कोशिश करूं, वो रिस्पेक्ट की इंतहा है. तो फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा था I respect your right to disagree and I will die to protect that right for you. कि आप मुझसे इख्तिलाफ करते रहें बेशक, बिल्कुल, इस राइट टू डिसएग्री पे मैं जान देने को तैयार.
तो ये जो एक रिस्पेक्ट का पहलू है, ये मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल होता है, वरना मुनाफिकत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल। क्योंकि हम चेहरे पे तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, और अंदर से सॉरी कि मैं तो हाँ, बच्चों को, इवन बच्चों को ले लें, बच्चे दिल से रिस्पेक्ट नहीं, अगर आप उनमें शुरू से डर बिठा देंगे ना, तो बच्चा हमेशा ये इंतजार करेगा कि कब अब्बा या अम्मा घर से उठ के बाहर जाएंगे। अगर वो और आपकी, हाँ, और आपकी प्रेजेंस में अगर दे फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन योर प्रेजेंस, इट मींस यू हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर देम जहां पे वो खुल के अपनी राय के इजहार भी कर सकते हैं, दे कैन बी देमसेल्व्स। और अगर घर में दे कैन नॉट बी देमसेल्व्स, तो फिर कहाँ बेचारे जाके। बिल्कुल, and I think you have said it 100%, and we need to create that safe space at home. यस, दिल की जो बातें हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो किसी मौजू से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, वो घर में अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर पा रहे, तो इसमें पेरेंट्स को सूरवार है, पेरेंट्स को बिल्कुल। स्ट्रेट और अवे। हो भी सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिस पे आपको गुस्सा आ जाए, बुरा लग जाए, लेकिन आपकी अपनी इमोशनल रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि ओके, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मुझे इसी वक्त इस बच्चे को इस बात का जवाब देना है। आई विल काम माई सेल्फ डाउन एंड देन वी विल सिट एंड टॉक इन अ बेटर एनवायरनमेंट। तो हम लोग तो यूजुअली ये करते हैं कि हम वी गो आउट फॉर अ कॉफी, अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हम बाहर जाके बात कर लेते हैं, क्योंकि बाहर बंदा ना चिल्लाता है ना गुस्सा करता है। पब्लिक स्पेस में बैठ के, पब्लिक स्पेस में बैठ के। पब्लिक स्पेस में भी होने लगा है। क्या होगी। एक चीज मैंने जरूर ट्राई की थी, एंड आई वुड रिकमेंड सम पेरेंट्स लिसनिंग टू मी एंड टू अस राइट नाउ, वो ये था कि मैं अपने औलाद से अक्सर औकात कभी कभी वंस इन 2 years कहता हूँ कि देखो, व्हेन आई डाई इट विल बी टू लेट। अभी इस बता दो, व्हाट बग्स यू, मेरे मुंह पे कह दो बेटा, तो कह दोगे ना, बाद में तुम मेरे पीछे फिर नहीं कहोगे, क्योंकि अभी मैं हूं, मे बी देयर इज समथिंग आई कैन डू अबाउट इट। तो जो भी तुम्हारे दिल में आए, जो भी हो, नो कंडीशंस अटैच्ड। जैसे लव इज अनकंडीशनल, तो तुम जो कहोगे भी, आई डोंट डाउट योर लव फॉर मी, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, दैट्स योर फकिंग, पार्डन माय फ्रेंच, प्रॉब्लम। You don't know how to express it, fair enough, but I know you love me, ठीक है? So tell me to my face while I'm alive all the stuff that you would say behind. Yes. तो अब्बा क्या कह रहे हैं? मैं कहा हाँ, सुना दो। और फिर 1-2 दफा उन्होंने सुनाई, और जानो मुझे सुकून मिला। Because you got to learn about yourself, no? Yes. और ये अगर हम आईने को देख के नहीं डरते, हाँ, आईना तो सच बोलता है ना, जब हम आईने के सामने पेश होते हैं, बाल खड़े हैं, आंखें लाल हैं, तो जब हम आईने के सामने नहीं डर रहे, तो अपनी औलाद को क्यों नहीं आईना बनाते? बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज vital that we create this interdependent relationship. बिल्कुल, और बच्चों के लिए घर में थोड़ा इंडिपेंडेंट माहौल बनाना चाहिए, जहां पे क्योंकि अगर वो आपके सामने गलती नहीं कर सकते तो वो कहीं और जाके करेंगे। उनको अपने घर में गलतियां करने दें ताकि आप उन्हें वहां करेक्ट कर सकें, वो कहीं और जाके एम्बेरस नहीं हो। जैसे मुझे रिसेंटली, मेरे बच्चे मेरे से बहुत फ्रैंक है, हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे हम दोस्त हैं। तो मुझे किसी ने उनके साथ बात करते देखा, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने कहा हाउ डू यू नो कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते? इट इज मी हु विल डिसाइड कि वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। लाइक यू कैन नॉट डिसाइड इन 1 hour कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं उनके साथ 17-18 साल से रह रही हूँ। आई नो हाउ मच दे रिस्पेक्ट मी और केयर अबाउट मी। तो इसकी, ये इन चीजों की सर्टिफिकेशन दूसरों से और किसी और से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा अपना रिलेशनशिप किसी से कैसा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। हाँ, और यहाँ पर कल्चर आ जाता है, और बहुत सी ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो कि हमें क्वेश्चन करनी पड़ेगी। And I feel that it's at some later point, whenever we can meet again, तो culture and traditions, इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हो सकती है। इंशाल्लाह जरूर, आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, हम वापस जाते हैं अपने इंडिपेंडेंट वाले टॉपिक पे। अच्छा, अब अटैचमेंट जो है ना, अटैचमेंट कम्स विद एक्सपेक्टेशंस इफ दे आर नॉट फुलफिल्ड दे मे कॉज डिसअपॉइंटमेंट। डू यू थिंक कि टू मच अटैचमेंट कैन कॉज कोडिपेंडेंसी, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट? अच्छा, अब मैं यहाँ शेयर भी कर देती हूँ। And I'd like to share the characteristics of an interdependent relationship, ताकि फिर इस सवाल को हम उसकी रोशनी में भी कर सकें। तो when we look at an interdependent relationship, तो वो जो characteristics सामने आती हैं वो कुछ ऐसी हैं। We can maintain our sense of self in a relationship
by number one, partaking in our own hobbies. अब सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट्स होती हैं, कुछ अपना डेन बना लेते हैं और उसके अंदर वो रेडियो को तोड़ रहे हैं और दोबारा से बना रहे हैं, बिल्कुल दुनिया से मुनक़ता होकर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पेस दें एक दूसरे को। तो जब वो कहते हैं ना अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, आई थिंक यहाँ पर दो अल्फाज जरूरी हैं, बाउंड्रीज एंड स्पेसेस। There has to be boundaries and spaces between two individuals. क्योंकि जहां आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे होते हैं उधर खराबियां आती हैं। तो अटैचमेंट टू द एक्सटेंट के यू केयर फॉर द अदर पर्सन इज फाइन, बट व्हाट यू आल्सो केयर अबाउट इज दैट द पर्सन हैज अ सर्टेन बाउंड्री, उसको क्रॉस ना करें। तो वो भी एक तरह से अपनी अटैचमेंट को एक पॉजिटिव रंग देता है। फिर दूसरा है स्टेइंग ट्रू टू योर वैल्यूज। अब दोनों पार्टीज हैं, दोनों की शायद एक दो वैल्यूज मुश्तरक हों और बाकी जो हैं वो थोड़ी फर्क हों। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द टू पीपल may want adventure as a value and the other may like safety as a value. Now they are two at odd ends. तो अब अगर किसी को एडवेंचर का शौक है तो उसको कहो कि यार जाओ, बंजी जंप करो, जाओ कनूइंग करो, रॉक क्लाइंबिंग करो, बट प्लीज डोंट टेक मी विथ यू। ठीक है? Yeah, you can do it by yourself. Do it by yourself with your friends. Enjoy. Have fun. और जब दूसरा जो है वो सेफ्टी का रिस्पेक्ट करे और वो कोई अगर एक्ट कर रही है तो वो अपने स्टैंडर्ड से उसको जज ना करे और कहे कि ये क्या है, तुम तो बिल्कुल ही बुज़दिल हो, और ताने देना शुरू कर दे। नहीं, वो उसका एक तरीका है, उसको आप रिस्पेक्ट करें और उसको अपने अंदाज से चलने दें। So that is where you are not only attached to each other, but you're not suffering from attachment. And attachment का मतलब क्या है? मुसल्लत करना अपनी values दूसरे के ऊपर। तो तीसरा जो नुक्ता है about interdependent relationship is speaking up for what we want. भाई अगर मेरे अंदर एक ख्वाहिश है तो मैं खुल के क्यों नहीं बयान कर पा रहा हूँ? Be able to express कि यार this is what I would like to be doing, and दूसरा जो है वो अपना बयान करे। Saying no when necessary. Wow. That is so critical. This is very important. Because if I can't say no to you, तो इसका मतलब है ये तो relationship तो slavery है यार। I mean, you know, how can I be in a relationship जहाँ हर चीज पे हाँ करनी हो? तौबा करो। तो we must allow each other the space to disagree with each other, to say no to each other, of course, politely and not bluntly. But being authentic, you know, अंदर बाहर का एक होना, और जब होगा तो जाहिर सी बात है फर्क जाहिर होगा। और दो लोग, अल्लाह ने फर्क पैदा भी इसीलिए किए हैं ताकि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। इट इज नॉट एक दूसरे को अपने रंग में डाल दें। एंड देन लेटिंग गो ऑफ पीपल प्लीजिंग। यू नो, लोग शीशे के खिलौने नहीं होते। यस। ट्रीट देम लाइक दैट। तो ये अगर आप देखें तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप की हेल्थ है, यू नो। और साथ में अब आप अटैचमेंट्स की तरफ जब जाते हैं तो वो अटैचमेंट का जो नेगेटिव पहलू है वो कोडिपेंडेंसी है। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी होगा कि आप केयर जरूर करें, लेकिन केयर इसलिए ना करें कि आप के बगैर वो चल नहीं सकते। बिल्कुल चल सकते हैं। आप नोटिस करें ना कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन, तो व्हील चेयर में मैंने वेस्ट में देखा है कि they are independently able to move in their wheelchairs that are motorized. बाकायदा रैम्प्स होते हैं, buses होती हैं, वो they go shopping, they come back, they live on the 25th floor of an apartment building. So wheelchair bound people have a lot of access in certain countries in the world. And इसी तरह से जो visually impaired हैं उनके लिए भी बहुत सी सहूलतें होती हैं। And they also pride their independence. एंड अगर आप सही मानों में देखें तो लोगों को ज्यादा आप अगर केयर करेंगे तो उनको कमजोर कर देंगे आप। यस। तो इट इज योर गोल मस्ट बी टू हेल्प एंड एम्पावर अदर्स टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन यू टू डिपेंडेंस ऑन द लॉज ऑफ नेचर एंड ऑन द हायर लॉज। यस, सो ट्रू। मैं उस दिन एक बुक पढ़ रही थी, डेनिस मेरिट जोन्स की थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पर उसमें बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी। इट सेड द की टू मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस इज हाई इन्वॉल्वमेंट एंड लो अटैचमेंट। Stay involved with people. You can, you know, involve in their life, involve them in your life, but keep your attachment and expectations as low as you can.
and बिल्कुल, this इसकी is, you know, तशबीह पता है mental क्या है peace. जो तुमने बताई है, जो तशबीह है, मसलन if you are in one room and there are 3 people, you're sharing the same air, ठीक है? That's involvement. लेकिन अगर Yeah. आप एक दूसरे के साथ च्युइंगम की तरह चिपक जाएं, That's attachment. that's painful. ट्रू ट्रू, वाकई पेनफुल है, और अगर वहां पे गर्मी हो तो वो ज्यादा पेनफुल हो जाता ओह! तो ये है. ज़रूर है। अच्छा, तो अब ये एक क्वेश्चन है जो कि मेरा ख्याल है लोग ज्यादा सुनना चाह रहे होंगे, क्योंकि हम रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. तो हाउ टू बी इंडिपेंडेंट व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप, एंड हाउ इज इंडिपेंडेंस बेनिफिशियल इन अ रिलेशनशिप? वैसे हमने काफी इसको कवर कर लिया, लेकिन आप मुख्तसरन बताना हाँ, आई चाहें. थिंक इसको समराइज मैं चाहूंगा कि एक नजरिया आप भी दे दें, बिकॉज मुझे आपने बहुत एयर टाइम दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपना नजरिया पेश करें और फिर अगर मुझे कोई और पहलू उजागर करना है मैं करूंगा. सही. अच्छा, मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस इन अ रिलेशनशिप इज लाइक, यू नो, रियलाइजिंग द फैक्ट कि हाँ, हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, मगर हमारी अपनी मर्जी, अपनी चॉइसेस, अपनी ख्वाहिशात हो सकती हैं चीजों को लेके. ऐसे ही जैसे हमारी हैं वैसे अगले की भी हो सकती हैं. तो हमें हर एक दूसरे को ये इंडिपेंडेंस देनी चाहिए. जैसे आपने भी एक एग्जांपल दी कि कोई किसी को बंजी जंपिंग का शौक है, दे गो एंड एंजॉय देमसेल्व्स, दे कैन हैव देयर ओन लाइफ व्हाइल लिविंग विद यू. इसी तरह Yes. जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, पेरेंट्स एंड किड्स का रिलेशनशिप है, इट्स नॉट नेसेसरी हस्बैंड एंड वाइफ को हर जगह एक साथ ही जाना है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी अगर कोई अलग से कहीं जाना चाहे, अपने दोस्तों से मिलना चाहे. पेरेंट्स एंड किड्स का भी सेम आई थिंक कि हाँ, इट्स ओके, यू हैव टू गिव द रूम टू योर किड्स टू ग्रो एंड लर्न बाय देमसेल्व्स एज वेल. इसमें उनकी लर्निंग एक्चुअली छुपी होती है. जब वो आपके बगैर जाते हैं, दे लर्न, दे एक्सप्लोर, दे गेट इंडिपेंडेंट. तो ये रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत बारीक चीज होती है, मगर अगर हम अगले को इतनी इंडिपेंडेंस दे सकें कि वो अपनी मर्जी की चॉइसेस, अपनी मर्जी के डिसीजंस ले सके, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप रिलेशनशिप से जो रिलेटेड हैं वो फुली, यू नो, यू आर फुलफिलिंग देम, तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. Or True. it's beneficial for both of you, because then you won't be codepending on each other, you will be interdepending on each other to fulfill your roles and responsibilities attached to that relationship. पर आप अपने आप से भी खुश हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ भी खुश है. अगर किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, वो अकेले ट्रैवल कर सकता है. और यहाँ पे ट्रस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. आई थिंक रिलेशनशिप्स के अंदर इंडिपेंडेंस और ट्रस्ट गो हैंड इन हैंड, कि आपको अगले पे इतना ट्रस्ट भी होना चाहिए कि वो अपने इंडिपेंडेंट चॉइसेस या डिसीजंस जो भी ले रहा है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले सकता है. आप बताएं सर. हाँ, और इसमें ट्रस्ट जो है, इंटेग्रिटी एक पहलू है, ये बहुत जरूरी होता है. और अगर सही मानों में डाउट्स आना शुरू हो जाएं रिलेशनशिप के अंदर, विच टर्न इनटू पैरानोया, तो वो फिर एक समझे जहर आपने मिला दिया है. तो यानी कि घर आप आएंगे तो स्पेनिश इंक्विजिशन, और ये जो बार बार सवाल interrogation, and that is not the way to live at all. And trust is a very delicate but a very powerful way of having a mature balanced life. And trust आता भी है जब हम खुल के एक दूसरे से बात करते हैं and ढकी छुपी नहीं रखते. और जहाँ ढकी छुपी होती हैं बातें और हम खुल के बात नहीं कर रहे होते, इनिशिएट नहीं कर रहे होते, तो जाहिर सी बात है फिर कुछ गलत फहमियां वजूद में आती हैं. और आपने देखा होगा गॉसिप कल्चर is what truly ruins very very good relationships, जब लोग कान के कच्चे हो जाते हैं और उनको पता है वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रही थी उधर ये. और उस कल्चर के अंदर अगर आपने लोगों को कान देना शुरू कर दिया तो फिर तो you will be manipulated to no end. And सही मानों में जो आपके साथ किसी और के बारे में गलत बात कर रहा है तो वो तो खुली गीबत कर रहा है. बिल्कुल. और बैक बाइटिंग जो शख्स कर रहा हो, आप उसको क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? दिस इज द इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि वी टेंड टू ट्रस्ट पीपल हु आर एंगेजिंग इन समथिंग एज वाइल्ड एज बैक बाइटिंग एंड गीबत. और जो आपसे किसी की बात कर रहा है वो आपकी भी बात किसी और से कर रहा होगा, ये भी रियलाइज करना चाहिए. Absolutely. And trust is at the heart of relationships. And trust actually starts not with others and trusting others, it's trusting yourself. लोग तो खुद को डाउट करते हैं ना. True. ये बहुत बड़ा है. मैं आपको
एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर दूंगा कि you know, in a group of people, I ask, "Bhai, you have received $1 million from some ancestor of yours who passed away, and you received this note, and it requires you to invest this money for 10 years. Invest it. You can't spend it on anything which is frivolous and entertainment. आपको इन्वेस्ट करना है और फिर 10 साल के बाद जो करना है करें। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो फौरन जवाब आना शुरू हो जाते हैं, जी मैं रियल एस्टेट में करूंगा, कोई कहता है मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं आजकल तो खैर बिटकॉइंस भी आ गए हैं और क्रिप्टो करेंसी, तो हर किस्म की बातें, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी एंड यू नो, ये सारा सिलसिला शुरू हो, शेयर्स एंड स्टॉक्स वगैरह में। तो मैं कहता हूँ कि आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि आई विल इन्वेस्ट part of that in myself. Yes. Why? Because you trust everything around you external to you. You don't trust yourself. If you had said, I will invest a bulk of that on myself, my, that would have shown trust. तो जो सुन रहे हैं, उम्मीद है कि वो भी इस पे गौर करें, क्योंकि ट्रस्ट का ताल्लुक हमेशा खुद से शुरू होता है. If I'm self-assured, and if I trust myself and my instincts and my intent, then trusting others becomes easy. Easy. True. But if I'm, because we do not see the world as it is, we see the world as we are. We are. तो ये बहुत जरूरी है ट्रस्ट के अंदर. And मुझे, I mean, I started my career back in 1976 in Abu Dhabi. With a bank called BCCI, and 14 years मैंने उनके साथ काम किया, और फिर my last assignment was head of training. और फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आया लंदन से 91 में, फिर इस काम में आया, तो अब आप सोच सकती हैं कि कितने लोगों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात बने होंगे. तो बगैर ट्रस्ट के तो मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता था. और ठीक है, चोटें भी लगी हैं, ट्रस्ट में अंधा नहीं होना होता. कहते हैं ना, ट्रस्ट इन tie your camel and trust in God वाली बात. So trust is a risk you take, but you must trust in order to commence a relationship. And if you find reasons not to trust, क्योंकि आपको betray किया गया है, you walk away from it. Yes. But don't start a relationship with doubt and expect the other person to prove himself or herself. You know, तो ये ट्रस्ट में बड़ा जरूरी है. ऑलवेज कमेंस डायलॉग ऑन फेस वैल्यू, और बातचीत शुरू करें और देखें किस तरफ जा रही है. और जहां आपको वो मौका मिलता है कि वो कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं, तो आप पहले तो क्लैरिफाई कर लें. और अगर उसमें इत्मीनान नहीं मिलता, तो फिर आपको कौन कह रहा है कि आप अलग ना हो, अलग हो जाएं, कोई मसला नहीं. बट रिस्पेक्टफुली. और देन आई थिंक यू हैव टू ग्रो टुगेदर. आप रिलेशनशिप जैसा फर्स्ट डे होता है, वैसे ही 20 years बाद नहीं होता. यू ऑल, द रिलेशनशिप इवॉल्व, द ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व, और ये ग्रोथ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ, हम सब ग्रो हो रहे हैं, डिफरेंट वे में हो रहे हैं, वी आर इवॉल्विंग इन डिफरेंट वे, एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट. जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप जैसे फर्स्ट ईयर में था आप उसको पूरी जिंदगी लेके वैसे ही चलेंगे. इट्स इम्पॉसिबल. यू जी, इस पे ये मैं जरूर यंग कपल्स को बताना पसंद करूंगा, या यंग लवर्स को बताना पसंद करूंगा, कि ये लव और रोमांस में बड़ा कंफ्यूजन मैं देखता हूँ. बहुत कंफ्यूजन है. और खास करके when I'm working with youth, you know, girls 22, 24 and boys, you know, they're always in that mood. मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ. तो ये जो लव और रोमांस का जो फर्क है, ये बहुत जरूरी है कि क्लियर किया जाए. बिकॉज आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड. इट्स नॉट, लव इज नॉट ब्लाइंड, रोमांस इज ब्लाइंड. क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरत में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन पैदा किया है, ताकि लोग आपस में जब मिलें तो फिर प्रोक्रिएशन हो और ये सिलसिला चलता रहे इंसानियत का. एंड अगर ये अट्रैक्शन ना होता, तो फिर तो ना तुम बैठी होती यहाँ पर, ना मैं बैठा होता, तो सबकी खत्म हो जाती. तो एक फिजिकल अट्रैक्शन हैज बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर फॉर पीपल टू कम क्लोज एंड इंडल्ज इन एन एक्ट which then results in a lot of pain for a mother. Because ask a woman who bears a child, right? And who would in his right mind or her right mind take on such a journey of 9 months and the pain and putting life at risk to have a new life?
यस। ब्यूटीफुल। तो लेकिन आप इसको इसको देखिए ना कि इतना प्लेजर क्रिएट किया गया है ताकि आप इस पेन को बेयर कर सकें। अच्छा, अब दिस अट्रैक्शन wears off after a few months or a year, and that's when love begins. What ओह वाओ, sustains a relationship is love. इज लव। What commences a relationship is romance. So when romance dies, that's when love takes over. और फिर आप वाओ। देखें कि किस तरह ताल्लुक जो है वो बढ़ता जाता है। और लव जो है, इट इज नॉट जस्ट हीर रांझा, और लैला मजनू एंड रोमियो एंड जूलियट। Love is love for life, love for nature, love for climate, love for people, love for parents, love for spouse, love for children, love for your children and children of others, love for orphans, love for pets, love for everything around you. Love is life. हमने लव को इतना घटिया बना दिया है, अस्तगफिरुल्लाह, हाँ, बहुत ज्यादा। कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम सोने को ला के ना पत्थर बना के हमने उसको गटर में फेंक ट्रू, सो ट्रू। एंड दैट्स नॉट लव। आई मीन ये तो छोटी छोटी इवेंट्स होती हैं जिंदगी में और इनको हम इतना बड़ा हुआ बना देते हैं। लर्निंग लेसन्स होते हैं। यस, and I feel that whenever decisions are being made for marriage and falling in love वाली, मैं तो कहूँगा rise in love, fall in romance, rise in love। तो ये एक पहलू था जो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। है। एंड नहीं, ये बहुत अच्छा पहलू आपने बयान किया और ये मुझे सीरियसली ये बहुत सारे लोगों को जानने की जरूरत है क्योंकि हमने बहुत डीवैल्यू कर दिया है लव को। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है रीमा खान का। व्हेन वी सी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस, इट्स परसीव्ड एज अ रिबेलियस एक्ट इन आवर सोसाइटी। इंडिपेंडेंस समवॉट लुक डाउन अपॉन। सो थैंक यू फॉर दिस। अच्छा, ये कमेंट है। ओके, अच्छा, इसमें भी कमेंट मेरे ध्यान में आ रहा है। जी जी जरूर। देखिए, कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। हमें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने की जरूरत है। कहते हैं मेयारे जिंदगी मेयारे इब्लाग। Your quality of life is directly proportionate to your quality of communication. So if someone views your independence or state of independence as a threat or is offended by it, then I'm afraid you're not communicating your independence in a manner which it needs to be seen as. तो जो भी लोग आपके बारे में राय कायम कर रहे होते हैं, वो राय जो है, it is based on what they experience and whatever their mental frame is. तो आपको उनको जहन में रख कर अपनी कार्रवाई करनी होती है इस अंदाज से, ताकि आपका जो तासुर दूसरों पे पड़े वो मजबूत हो, पॉजिटिव हो। And you may not succeed every time, but at least be conscious of that. Don't blame them for having an opinion. You caused that opinion. Yes, you created it. Yes, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अपने आप को आप जैसे दिखाना जैसे अपने बारे में आप सुनना चाहते हैं ना, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको परसीव करें, स्टार्ट एक्टिंग दैट वे। मैं उस दिन कार्ला हैरिस को सुन रही थी एंड शी वाज सेइंग कि अटैच 2 or 3 एडजेक्टिव्स टू योरसेल्फ और start playing those adjectives. If you want people to perceive you as humble, start playing humble. If you want people to perceive you intelligent, start playing intelligent. You have to, role model that thing over and over again unless it becomes your second nature and you be humble by nature. तो ये चीजें आपको opinion create करती हैं. How people perceive you depends on you. You have to start creating that opinion. बिल्कुल, अपना perception manage करें। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बस लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन है, इसके बाद रैपिड फायर है। माशाल्लाह से आज हमारा शो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला गया है। तो अच्छा, अल्लाह का एहसान है वाकई कि आज कोई इंटरप्शन भी नहीं हुई। वर्किंग इन अ टीम वी ऑफन डिपेंड ऑन आवर कोवर्कर्स, लीडर्स, मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट्स, कोलीग्स। तो ये कैसे बैलेंस किया जाए कि हाउ डू वी बैलेंस बीइंग सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट एट वर्क व्हाइल स्टिल बीइंग कोऑपरेटिव एंड अ टीम प्लेयर? Wow, I would put this in a very simple frame, which is that you will be a beautiful team when you stop being self-reliant. Put your life in the hands of those who are with you and let them know that your future depends on how they perform and how they behave. Now, this is a huge risk you're going to take, but it is very necessary, because unless you become vulnerable and you declare this vulnerability to your team, they will not trust you. They will think कि तुमने अपने बचाव का तो सामान कर लिया है और अब हमारी बजा रहे हो। नहीं, just let them know straight off कि देखो,
everything. I succeed or I fail depending on how you guys are. मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, but I'll take the flak if anything goes wrong. And if it goes well, we have done it. When things go bad, oh yes, I have done it. Okay. तो So ये वाली, beautiful. तो ये तो आप, this is leadership सही मानों में. जब आलू उड़ते हुए आए तो छतरी आप रख लें और दूसरों को एक्सपोज ना करें. Your team is answerable to you, but not to the world. Yes. तो ये बहुत जरूरी है. So beautiful. All right. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने आज बच्चों पे बहुत बात की है और आप भी मेंटोर करते हैं यंग लीडर्स को, तो पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं, काइंडली सजेस्ट सम यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू रेज इंडिपेंडेंट किड्स एंड फ्यूचर लीडर्स. Wow, this independent emotionally and socially. This is a separate subject. I don't believe कि इसको टच करना भी ज्यादती होगी, बट ये जरूर मैं कहूंगा कि the question itself points to the fact that one can learn so much from it. आपसे गुजारिश है कि आप इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें, और वजीहा से अगर आपको जवाब उस किस्म का ना मिले, then make sure that Wajiha has another show with another guest on this subject. And I tell you, there are lots of people out there who would have a very important message for us. And parenting, if you ask me, is one of the most important subjects for nation building. True. It is. And ये बहुत ही अहम सवाल है, and I think it could be the theme of your future topic. इंशाल्लाह, और क्यों नहीं आपके साथ ही. क्यों नहीं? I mean, I'll be very happy. I'll be very. तो बस ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम यहीं छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यू करेंगे. पूरा प्रोग्राम हम इंडिपेंडेंट किड्स जो इमोशनली और सोशली इंडिपेंडेंट होंगे, यूथ जो के फ्यूचर लीडरशिप हैंडल करेगी, उस पे करेंगे. अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे रैपिड फायर पे. कमेंट्स अभी हमें मजीद नहीं आ रहे, तो मेरी ऑडियंस जिन्होंने अब कमेंट्स लिखने हैं वो अभी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम 5 मिनट्स में वाइंड अप करने वाले हैं. Making work enjoyable and productive by building good relationship. Okay. Yes. All right. So sir, ये अब क्वेश्चन मैं बिल्कुल पर्सनल आपसे कर रही हूँ, इसके बिल्कुल आपसे जवाब आने हैं एज कामरान जी रिजवी. ठीक है? जी. तो how have your values changed from 10 years ago और आज? They haven't. Okay. Honesty, respect and love I installed in 97, and I find immense comfort in them. I'm anchored in them, and they're broad enough to allow me to deal with many situations. Alhamdulillah. Beautiful. Acha, what do you see as your best character trait? Punctuality. I respect my time and the time of others. Beautiful. और ये टाइम वो चीज होती है जो आप कभी किसी को वापस नहीं कर सकते, तो प्लीज इसकी कदर करना सीखें. Okay. If you could change one thing about your character, what would it be? अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं to the point where जन्नत is 100% assured and minimal माफीज, and I feel that मैं बड़ा गुनाहगार हूं, और मुझे खूब पता है और अल्लाह को भी पता है कि मुझे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करनी है. तो एक चीज नहीं है, there are quite a few things. लेकिन एक चीज है, मैं अल्लाह के साथ सच में रहता हूं. I don't fake it, I don't pretend. He knows. I have nothing to hide from him. I believe he knows everything anyway. And I'm comfortable and I have faith in his mercy. All right. Okay. So would you consider yourself a pessimist or an optimist? I'm an optimist, and at times to a point of extreme, I feel I need to balance that. All right. Okay. When were you the most disappointed in yourself? When was I can't recall any time. I don't know, somehow I've loved myself. Oh, beautiful. I've been down, up and down, like I can't remember being disappointed in myself. And I think this is because my mother and my father always told me things that were, that you have it in you. You are intelligent, you can do it. बचपने से मुझे ये बताते थे, और फिर डांटते भी थे, सुस्त हो, काहिल हो, तुम जिम्मेदारी जो है नहीं लेते, तुम टाल मटोल करते हो. But they would always give the core that you're intelligent, you'll do great things in life. So I'm not disappointed in myself in that sense. And I'm very happy with what I'm doing. I have nothing to prove. सेल्फ लव एक्चुअली आपकी बेस घर से ही बनी ना फिर उसकी.
हाँ बिल्कुल पड़ी, वो मैंने सही सीमेंट और कंक्रीट डाला था मेरे अंदर। ब्यूटीफुल। अच्छा सही है। व्हेन वर यू द मोस्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ? नेवर। नेवर? अभी तक वो मोमेंट नहीं आया? नहीं, और मैं उसकी तलाश में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मिशन ये जबरदस्त। रहा है कि सब तारीफें अल्लाह के लिए जो पालने वाला सारे जहां का। तो डू वट एवर यू डू इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई गॉड, एंड दैट्स इट। प्राउड ऑफ माई सेल्फ नो, आई बिकॉज आई बिलीव कि मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकता। देर आर सो मेनी पीपल इन माई लाइफ हु have contributed to the outcomes that I have experienced. So I'm proud of my relationships, and I'm also grateful to God for having blessed me in such a way. Beautiful. अच्छा, would you rather acquire material items या experiences? Experiences, anytime. है ना? सही, मैं भी। अच्छा, if you had 3 wishes, what would you wish for? That's a good question because if I had 3 wishes, what would I wish for? Number 1, heaven here and heaven there, in the hereafter. 2 तो ये हो गए ना। अच्छा, ये एक तीर से 2 शिकार कर लिया आपने। सच्ची बात है। वो मुझसे किसी ने पूछा कि आप, और एक विश जो मेरी डेफिनेटली वो है कि यू नो कि मैं कभी रिटायर ना करूं जब तक जिंदा हूं। आई मस्ट रिमेन एक्टिव एंड चलते फिरते अल्लाह मुझे उठा ले ईमान की हालत में। बिल्कुल। और ये रिटायरमेंट भी मेरा ख्याल है मेंटल उससे रिलेटेड होती है। आप रिटायर नहीं होते अगर आप रिटायर ना होना चाहें। इफ यू वांट टू स्टे एक्टिव एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, इट्स ऑल ऑन यू। सही। डू यू एवर heaven in this world and no retirement? ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। सो अच्छा, डू यू हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स? None whatsoever. I mean, regrets, sachi baat hai. I don't have, because I'm very blessed with what I have. So I'm always focused on gratitude. I don't look at what I don't have. I always focus on what I do have. Count and your what blessings. I have is, oh yeah. So regret is something that नहीं वो मुझे तंग भी नहीं करती ये बात. Although I know that there are people who have regrets and they're very honest with themselves about it and they don't mull over it, but they acknowledge it. I tried to see कि यार ऐसा कौन सा काम किया था, क्या किया था जहां पर अब अगर you had to go back, no, there's nothing like that. I'm very happy. Content. Okay. Do you ever feel that you have no control over your life? No, that is abdication. I feel the only thing I can control is me, and that's it. And I have control or I lose control. But it is me. So कभी-कभी मीटर घूम जाता है. So I look elsewhere. But one thing I've always known is that control is with me, and the only thing I can control is me. I cannot control my child, my relationships. I can't control others. It's just myself I can control. True. And that's it. और ये आई थिंक कोचिंग का एक बड़ा बुनियादी अमल है। जब लोगों को हम कोच भी करते हैं तो people want to change others around themselves. People want to change situations around themselves. उनको ये नहीं समझ आती कि चेंज आपके अपने तरीके से शुरू होना है, अपने आप से शुरू होना है, वो आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसकी, and then you will get the results. जी बिल्कुल। And the fact of the matter is कि in my view जो कुछ भी आप जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, it is nothing but a mirror to you. Yes. If you are not liking what's happening around you, then you don't have to change them. You have to change yourself. You have to change yourself. 100%. सही, क्योंकि एवरी डिफिकल्टी आई थिंक वो हमें हमारे बारे में ही कुछ सिखा रही होती है अगर हम सीखना चाहें और उससे आगे प्रोग्रेस करना चाहें। अच्छा, डू यू सी मोस्ट मैटर्स ऑफ लाइफ इन ब्लैक एंड व्हाइट? I used to before I attended the Dale Carnegie course back in 1981. But between black and white, there are infinite shades of gray. And that's why you see my head. It is maturing. There are infinite shades of gray. And, black and white can lead to dogma. Life is not that simple. And 100%. There are situations that you need to. So you must suspend judgment, try to understand the situation, and arrive at a conclusion very carefully. You can't be झटपट उसने ये किया तो फिर ऐसा होगा.
No, no, no. या One has ऐसा to ही be, होना चाहिए? one has to consider the context, the situation, the perspectives. It's not black and white. No, no, no. बिल्कुल, और कुछ चीजें ग्रे एरियाज में रहने देनी चाहिए, बड़ा आपके अपने मेंटल पीस के लिए बड़ा अच्छा रहता है ये। जी, ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, एक पहलू है जो हमारे अंदर है, वो हमारा ज़मीर है। अगर खटक रहा है तो दाल में काला है, ठीक है ना? दैट मच आई नो। अगर ज़मीर मेरा खटक रहा है और मैं कुछ करने जा रहा हूँ और अंदर से, तो बस दैट इज कहते हैं लाल बत्ती है। बिल्कुल। तो खुद के लिए तो मैं समझता हूँ कि ज़मीर अगर इत्मीनान में है और बेचैनी में है, तो वो तो ब्लैक एंड व्हाइट एक हद तक है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वहां पर यू कांट, देयर आर नो ब्लैक। और जब हम, मेरा ख्याल है, लोगों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट सोचने लगते हैं, तो फिर हमारे ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कि फिर लोग भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखेंगे। तो बी लीनियंट टू अदर्स, तो फिर दूसरे भी आपके साथ लीनियंट रहते हैं। चलिए सर, अब हमारा टाइम हो गया है कंक्लूड करने का, तो आपके एनी कंक्लूजन अबाउट है ना, ये वाले एक्चुअल क्वेश्चन थे। I enjoyed it. Thank you so It much. actually helps you reflect on your own self. Yes, it does, and I'm grateful that you put me through the grind. I love loved it. doing this to my guest. I love it because they really like it. क्योंकि बहुत कम होता है कि हम एक दूसरे से या अपने आप से इस तरह के रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करूंगा ना, अगली दफा जब हम मिलेंगे तो मैं अपनी तरफ से 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस बना के बस सही है। हाँ, मुझसे कोई नहीं कर रहा। सही है, ठीक है, आप लेके आइएगा। इंशाल्लाह I'll do that. लेकिन ये जो मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ, मैं इनका खुद भी अपने आप को जवाब देती हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर मैं होती तो मैं क्या कहती। सही। तो सर, हम लेट्स कंक्लूड इट नाउ कि द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में आपके कंक्लूडिंग वर्ड्स क्या हैं? देन आई विल कंक्लूड द प्रोग्राम एंड से अल्लाह हाफिज। Depend on the laws of nature, depend on the very basis of your existence, the creator himself. He'll never let you down. And be independent in your thought in order that you can partner with people and see the beauty of interdependence, because it is only in the collective that we can achieve huge dreams together by mutual respect and trust and understanding. Interdependence is very necessary, but it comes only when we are independent, and we can only be independent if we are dependent. Avoid codependency, but no, avoid, I'm wrong, I'm sorry. Recognize the codependency in you and address it so that you are able to become independent and enjoy an interdependent relationship. Beautiful. Very well summed up. So thank you everyone for watching and thank you for adding your feedback, your questions. आप लोगों की वजह से हमारा प्रोग्राम बहुत beautiful रहा और इतने अच्छे constructive questions आपने किए कि we really loved it. So I would like to conclude my program by suggesting you to be independent enough to keep your own individuality alive. ना अपने आप को किसी पे मुसल्लत करें, ना किसी और को अपने आप पे मुसल्लत होने दें. Stay interdependent, and while being interdependent enough to fulfill, the needs of others attached to you. So that's interdependency, जहाँ पे आपसे related लोगों की needs तो fulfill हो रही हैं, but your individuality doesn't die. So look for healthy dependency, avoid codependency. In short, balance करें, और balance is the key. जैसे कि इस्लाम में भी कहा गया है कि मयाना रवी इख्तियार करनी चाहिए, तो बस balance रखें. Do not get too attached, get involved, and live your life happily and let others live their life happily. Everybody is here to live their own life. You're not here to live anyone else's life. So just respect that. Thank you. Thank you so much for joining, sir. Thank you everyone for joining. Inshallah, see you again with maybe, inshallah, Mr. Kamran Rizvi on the topic of children, independent youth. So let's see you again. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.